स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें से 15 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए थे। ये CDP का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, जो 13 जनवरी 2023 को शिफ्ट में आया हुआ था। इसके पहले हम लोगों ने EVS के 22 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। जो भी हमारे नए साथी इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हों, वो सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर एकदम सीक्वेंस से आप EVS की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का क्षेत्र है। तो देखिए, बात हो रही बाल विकास का क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी तथ्य या मतलब कोई तथ्य या विचार नहीं किया जाता है, बल्कि बालक के संपूर्ण विकास पर विचार किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत हम किसी चीज़ का विचार नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, बालक का जो संपूर्ण विकास होता है उस पर हम विचार करते हैं। तो बालक के संपूर्ण विकास के अंतर्गत शारीरिक पक्ष भी आएगा, मानसिक पक्ष भी आएगा, संवेगात्मक पक्ष भी आएगा और सामाजिक चारित्रिक पक्ष भी आएगा, भाषा भी आएगी, उसकी रचनात्मक अप्रोच भी आएगी, सौंदर्य संबंधी जो भी चीज़ें होंगी वो भी आएंगी, और अंतर्विषयात्मक और गतिशील क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आएगा, बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा होगा। हमें बाल विकास की अवधि को एकदम करेक्ट फॉर्म में लगाना है। तो देखिए, एक ट्रिक आप याद रखिए, आइला, IELA। आई का मतलब इन्फेंसी होता है। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इन्फेंसी, IELA। आई का मतलब इन्फेंसी हो गया, ई का मतलब अर्ली चाइल्डहुड हो गया, एल का मतलब लेटर चाइल्डहुड हो गया, और ए का मतलब एडोलसेंस हो गया। देखिए, सबसे पहले आई का मतलब अर्ली इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, फिर लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था, फिर इसके बाद किशोरावस्था। इसके पहले आपको एक चीज़ और याद रखा कि प्रीनेटल स्टेज होती है, यानी जब बच्चा भ्रूण में होता है, माँ की कोख में होता है, उसे हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। तो पी भी आपको ये याद रखना है, प्रीनेटल स्टेज भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो इसका जो सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज, फिर इसके बाद इन्फेंसी, फिर इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, फिर मिडल चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डॉट का परिणाम है। बताइए किसका परिणाम है। विकास जो है वो प्रकृति और पालन पोषण के अंतः क्रिया का परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है, अंतः क्रिया का परिणाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं। समझ लेते हैं, ये मतलब आपको समझना एक चीज़ होता है समझ लेते हैं। तो समझ लेने की जब भी बात आएगी, या किसी भी चीज़ को हम समझ लेते हैं या उसको करने में एकदम परफेक्ट हो गए हैं, तो अगर परफेक्ट हो गया है बालक, तो वो आएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन अभी समझ लेता है, यानी अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है, यानी कौन सी इसकी अवस्था होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज का खेल होता है, उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया, यानी जो तार्किक या रचनात्मक प्रश्न हैं उनके जो उत्तर हैं वो देने आरंभ किए हैं। ठीक है, अभी एकदम परफेक्ट नहीं हो पाई है, तो हम किस चरण में जाएंगे, हम जाएंगे पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत x द्वारा दिए गए y सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। यानी x की जगह क्या आएगा, y की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए बात हो रही अंतः क्रिया करके सीखते हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जब बालक समाज के संपर्क में आता है तो वो लोगों के साथ अंतः क्रिया करके एक अच्छे ढंग से क्या करता है, सीखता है। तो अधिगम का यह सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा ऑप्शन, दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। सी ऑप्शन, दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित हैं। और डी ऑप्शन है, दोनों सिद्धांत अवस्था को प्रतिपादित करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये जीन पियाजे का चाहे सिद्धांत हो या कोहलबर्ग का सिद्धांत हो, ये दोनों सिद्धांत अवस्थाओं का प्रतिपादन करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार पद्धति कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता होगी। बताइए। देखिए यानी भाग लेने यानी पार्टिसिपेट में उनको मौका दिया जा रहा, प्रोत्साहन दिया जा रहा, तो निष्क्रिय तो आप इसको बोलेंगे नहीं, यानी पहला हो नहीं सकता है। कंठस्थ करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ये भी नहीं हो सकता है। निर्देशन देने का भी कोई बात नहीं हो रही, यानी ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सहयोगात्मक अधिगम को क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा। अगला क्वेश्चन, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना, समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता होती है। बताइए किस बुद्धिमत्ता की विशेषता होती है। क्या वह अंतर्वैयक्तिक होती है, गतिशीलात्मक होती है, या अंतर्वैयक्तिक होती है, या प्रकृतिवादी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैसी होती है, अंतर्वैयक्तिक। अगला क्वेश्चन, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है। एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होती हैं। तो देखिए एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर तो होगा नहीं। दूसरा, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों की अंतःक्रिया करती हैं। बिल्कुल सही, कई तरीके होते हैं ना अंतःक्रिया के। अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं, तो ये गलती हो जाएगा। दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेश कारकों से प्रभावित होते हैं, ये भी गलत होगा। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी। पहला, जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा। बी ऑप्शन, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। सी ऑप्शन, जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा। और डी ऑप्शन, जेंडर नामीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए क्या करेगा, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर क्या करेगा, प्रश्न करेगा कि पापा आप खाना क्यों बनाते हैं, मम्मी क्यों नहीं खाना बनाती हैं, या मम्मी ही क्यों ये सब कार्य करती हैं, आप क्यों नहीं करते हैं। तो इन अवधारणाओं को क्या करेगा, वह प्रश्न करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए, यानी कक्षा में विभिन्न विभिन्न संस्कृति या परिवेश के बालक हैं तो उसको आप किस रूप में लेंगे। पहला, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, ठीक है। अधिगम के लिए एक बाधा, तो आप बाधा तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अलग अलग संस्कृति से आए हैं तो बाधा तो होंगे नहीं। अध्यापक द्वारा इनकी अनदेखी, तो ये भी नहीं होगा। सभी के लिए समता सृजित करने हेतु तो सीमित करना, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। पहला, रचनात्मक, दूसरा नियमित, तीसरा सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित और चौथा शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, रचनात्मक भी होगा, नियमित भी होगा और शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रमोट करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला, अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। बी, अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए। सी, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। और डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूह में वर्गीकृत करना चाहिए। तो देखिए, तो समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही तो आप किसको प्रमोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए, तो ये इसका उपयुक्त जवाब नहीं होगा। अगला, अध्यापक को पाठ्यक्रम की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, ठीक है। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समावेशन को प्रमोट करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन करना चाहिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियों का क्रियान्वित करना चाहिए, वैयक्तिक विभिन्नताओं को अनदेखी करना चाहिए या अधिगम के सार्वभौमिक डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए, समावेशन को अगर प्रमोट करना है तो प्रतियोगिता को नहीं प्रोत्साहित करेंगे, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र नहीं होगा और अनदेखा नहीं आप कर सकते। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प को क्रियान्वित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, कथन है वंचित समूह के विद्यार्थी के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। तो बिल्कुल सही है, आप भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से आप उनको शामिल कर रहे हैं। दूसरा, अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, ये भी सही है। यानी ए एंड आर दोनों करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे फॉन्ट का बड़ा आकार, यानी हम शब्दों का आकार क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। क्यों करेंगे, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए, फॉन्ट का साइज बड़ा कर रहा है, इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो बच्चा होगा उसको देखने में क्या हो रही होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, यानी देखने में उसको समस्या पैदा हो रही होगी। तो अगर समस्या पैदा हो रही तो वो किस प्रकार का बालक होगा, उसकी दृष्टि की आंशिक क्षति होगी, यानी उसको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। श्रवण बाधित होगा, तो श्रवण बाधित का तो मतलब ही नहीं, जब बहरे की क्या बात है। संवेदी बाधित या दृष्टि की समग्र कुल यानी पूरी दृष्टि ही नहीं है।
यानी डी तो हटा दीजिए, संवेदी बाधित भी नहीं होगा और श्रवण बाधित भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए यानी पार्शियल लॉस ऑफ साइट यानी दृष्टि की आंशिक क्षति है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वालीनता विकास से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। विवरणों के प्रति सजग या ध्यान देना, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रखर संप्रेषण कौशल, एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। ध्यान देना है, अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है, विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है, बिल्कुल सही, विशेष प्रतिभाशाली वाली विद्यार्थी, तभी तो नए नवाचार समाधान खोज रही है कि सबसे अलग करने का प्रयास कर रही है, एक ही समस्या को कई तरीके से हल करने का प्रयास कर रही है। तो वो कौन सा बालक होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। दूसरा, औसत समझ वाली विद्यार्थी होगा नहीं, अवधारणा स्पष्टता की कमी होगा नहीं, और अतिशय रूप से विश्वस्त, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कथन क्या दिया गया है, अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमणी कौशल को प्रमोट करने का कार्य करती हैं। बिल्कुल सही है। अगला, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है, बिल्कुल योग्यता होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो को यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है, बताइए। क्या वह सहयोगात्मक अधिगम का मतलब क्या कर रही है कि वो पेंटिंग देखती है वीडियो से यूट्यूब में, और इसके बाद वो ऐसे ही सुंदर कलाकृतियाँ वो अपने जो भी उसका बोर्ड वगैरह होगा या पेपर होगा उसमें क्या करता है, सुंदर आकृतियों को बनाती है। तो बना ले रही, इसका मतलब बताइए, क्या सहयोगात्मक अधिगम को ये इंडिकेट कर रहा, क्या निष्क्रिय अनुकरण को इंडिकेट कर रहा, या अवलोकनात्मक अधिगम को इंडिकेट कर रहा, और या परासंज्ञान को। तो देखिए उसने क्या किया है कि यूट्यूब से देखा और देखने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन किया यानी अवलोकन किया, इसके बाद उसने उसको बनाना सीख लिया। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है। अधिगम कब अधिक प्रभावशाली होगा, अगर कक्ष का वातावरण भयमुक्त हो। अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर कक्ष का वातावरण भयमुक्त हो, तो क्या अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा, तो ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। अगला, अध्यापक विद्यार्थी के अधिगम संबंधित व्यक्ति को अंतरों को अनदेखा करेंगे, ये भी नहीं होगा। जटिल और अमूर्त, ये भी हटा दीजिए, निगेटिव टैग वर्ड के दौरान है, व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए, ये भी नहीं होगा। यानी इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अरे सॉरी, अगर, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया अगर। देखिए अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा अगर, कब प्रभावशाली होगा, जब कक्ष का वातावरण भयमुक्त होगा। यानी अगर वातावरण जो है कक्ष का वो भय मुक्त नहीं है तो अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थी में प्रमोट करना चाहिए। आप विद्यार्थी में बताइए आप किसे प्रमोट करेंगे। क्या आप कंठस्थीकरण को प्रमोट करेंगे, क्या आप अभिसारी चिंतन को प्रमोट करेंगे, क्या आप कार्यात्मक जड़ता को प्रमोट करेंगे, आप किसको प्रमोट करेंगे, समालोचनात्मक चिंतन को। क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है।
बताइए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए पहला अनुरूपी सोच, दूसरा अनुमानी, तीसरा प्रश्न एवं त्रुटि और चौथा कलन विधि। बताइए चरण दर चरण किस विधि में होता है? कलन विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? अधिगम के लिए आकलन के संबंध में पहला भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना। बताइए लाल स्याही से घेरा बना देना तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों के एक अवसर के रूप में लेना, तो बिल्कुल त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। अगला सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाए, एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाए। तो यानी थर्ड भी सही होगा। फोर्थ विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए, ये भी सही होगा। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अभिकथन दिया गया है कि विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, यानी पहला तो एकदम करेक्ट है। अगला भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, बिल्कुल सही है, भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं होती हैं। इसका राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अप्रेरणा को संचालित करता है? आंतरिक अप्रेरणा को देखिए, एक होता है आंतरिक अप्रेरणा और एक होती है बाह्य अप्रेरणा। पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, प्रशंसा हो गई, ये सब बाह्य अप्रेरणा के उदाहरण हैं। हमें बात किसकी करनी है? आंतरिक अप्रेरणा, यानी हमको किसी कार्य को करने के लिए लेकर क्या है, अंदर से मोटिवेशन है, रुचि है या लगाव है उस कार्य को कंप्लीट करने में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशी कारक हैं, व्यक्तिगत कारक नहीं है। पहला समझ का स्तर, दूसरा भावात्मक लब्धि, तीसरा शिक्षण अधिगम सामग्री और चौथा सीखने के लिए आंतरिक अप्रेरणा। तो बताइए कौन सा ऐसा परिवेशी कारक है जो व्यक्तिगत कारक नहीं है? बताइए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री ही व्यक्तिगत कारक नहीं है क्योंकि वो सभी के लिए यूज होगी। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? अधिगम के लिए बाधक बन सकता है, ध्यान देना है शब्दों को। पहला लचीला पाठचर्या, दूसरी अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, तीसरा विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर सामूहिकरण, बिल्कुल सही है, और चौथा अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग, नहीं ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपका आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।